Hello friends, I am Nidhi Sharma, Assistant Professor History in Biyani Group of Colleges. Today I am here to deliver a topic on 1857 revolt. As we all know that 1857 revolt is the vigorous revolt ever happened in Indian history. जब भी इस रिवोल्ट की बात होती है तब हमें एक चीज़ स्ट्राइक करती है और वो है क्रांति। आज़ादी के लिए पूरे देश का इकट्ठा एक साथ होना। बहुत सारे लोगों ने इस रिवोल्ट को अलग अलग नेम्स दिए। लाइक कुछ स्कॉलर्स ने इसको कहा कि ये सिपाही म्यूटनी है, ये एक सैनिकों का रिवोल्ट है। कुछ लोगों ने इसको कहा कि ये मुस्लिम्स के अगेंस्ट एक स्ट्रैटेजी है, जो मुस्लिम्स अपने रूल को वापस चाहते हैं लेना, जो बहादुर शाह जाफ़र को वापस से एक फुल फ्लेज एम्परर के तौर पे इंडिया के अंदर स्टैब्लिश करना चाहते हैं। उन लोगों की कुछ कॉन्स्पिरेसी है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये कुछ नहीं, सिर्फ पहली हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। सो फाइनली वी केम ऑन द कंक्लूजन दैट 1857 revolt is the first national feeling which was invoked in people naturally. ये चीज़ें, ये रिवोल्ट नेचुरली अकर हुआ। इसको किसी ने बैठ के प्लान नहीं किया, किसी ने इसका ड्राफ्ट नहीं बनाया था। ये सब कुछ 100 सालों से चल रहा था। इसकी हिस्ट्री अगर हम लें तो हमें 100 साल पहले जाना पड़ेगा, जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में, सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिशर्स। उसके अंदर सिराजुद्दौला हार गए और इजीली बंगाल और यहाँ का जो इंडियन रूल था वो ब्रिटिशर्स के हैंड्स में चला गया। उसके बाद में चीज़ें चेंज होती गई। ब्रिटिशर्स जो हैं वो और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव होते गए। हमारे जितने भी एस्पेक्ट्स थे, जितने भी हमारे सेक्शंस थे, लाइक जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, हर चीज़ में ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया। कुछ चीज़ें उन्होंने हमारे शायद फेवर में भी ली, जो हमें लेटर ऑन धीरे धीरे समझ में आई, लेकिन उस टाइम पे वो रीज़न बन गई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉइस रेज करने की। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सबसे पहले हम कि डिस्कस करेंगे कॉजेज़ ऑफ द रिवोल्ट। पहला जो फर्स्ट कॉज आता है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़, प्रशासनिक। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ में ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी होती थी कि वो कभी भी, दे नेवर वांट एनी इंडियन टू बी पोस्टेड ऑन दी हाई लेवल और दी हाई पोस्ट। वो कभी नहीं चाहते थे कि कोई भी इंडियन जो है वो हाई पोस्ट पे पहुँचे। हमेशा जो भी हाई पोस्ट होती थी, चाहे वो उनके खुद के ऑफिस में हो या कहीं भी, है ना, वेयर एवर एल्स, कहीं भी, वो सारी हाई पोस्ट जो है वो ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास में होती थी। नीचे की लोअर ग्रेड की जो पोस्ट होती थी वो हम इंडियंस के लिए रखी जाती थी। इंडियंस को या मतलब इंडियन ब्यूरोक्रेट्स को, इंडियन ऑफिसर्स को बैडली ट्रीट किया जाता था। एज यू ऑल नो, ब्रिटिशर्स हैं तो अच्छे से तो ट्रीट नहीं कर सकते। सेकेंड कॉज आता है सोशो रिलीजियस कॉजेज़। हमारे यहाँ पे इंडिया में काफ़ी सोशल मतलब इविल्स हैं थे उस टाइम पे, और बहुत सारे रिलीजियस है ना ब्लाइंडनेस भी थी हमारे यहाँ पे लोगों में। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने कुछ चीज़ों को दूर किया, कुछ चीज़ों को बैन किया, जैसे सती प्रथा। सती सिस्टम को 1829 में बैन किया गया बाय विलियम बेंटिक। देन इसके बाद में बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स थे, लाइक है ना डायन प्रथा, इसे भी बैन किया गया। डायन सिस्टम, लाइक विडो रीमैरिजेस को प्रमोट किया गया, उसको लीगलाइज बनाया गया। चाइल्ड मैरिज को बैन किया गया। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे सोशल एस्पेक्ट में जब इंटरफेयर किया, दो वो हमारे लिए बहुत अच्छा था, हमको इस सोशल मतलब इविल से वैसे भी ज़रूरत थी बाहर निकलने की। तो ब्रिटिशर्स ने चाहे उनके खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही ये चीज़ की हो, बट उन्होंने किया। लेकिन उस टाइम पे ये चीज़
उनके अगेंस्ट हो गई, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गई। क्योंकि ये हमारे काफ़ी टाइम पहले के एशियन ट्रेडिशन से जुड़ी हुई थी। लोग अपनी सोच, अपने ट्रेडिशन को छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो उनके लिए तो ये उनके ट्रेडिशन पे एक अटैक था ब्रिटिशर्स का। सिमिलरली रिलीजियस बिलीव्स पे भी, बहुत सारे रिलीजियस बिलीव्स थे हमारे यहाँ पे, उनको भी ब्रिटिशर्स ने जो है कट करने की कोशिश की। बट इससे भी ज़्यादा जो एक एडवर्स या जो एक एक्सप्लॉयटेटिव उनका स्टेप था, वो ये था ज़बरदस्ती लोगों को क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियनिटी अपनाने के लिए कहना या क्रिश्चियंस बनने के लिए कहना, फोर्सफुली उनको क्रिश्चियंस बनवाना। ये एक बहुत एक्सप्लॉयटेटिव मेजर था उनका, जिसकी वजह से हिंदू ही नहीं, इवन जितने भी रिलीजन के लोग हमारे यहाँ पे रहते थे इंडिया में एट दैट टाइम, वो सब जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होते चले गए। थर्ड कॉज इज पॉलिटिकल कॉज। एक पॉलिटिकल कॉज एक ऐसा रास्ता था जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स इजीली अपने स्टेप्स, अपनी होल्ड हमारे इंडिया में बनाते चले गए। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उन्होंने सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस की। उससे उन्होंने काफ़ी कुछ स्टेट्स को, लाइक अवध, जैसे अवध को तो बिल्कुल फोर्सफुली ही अनेक्स किया गया था। सब्सिडरी अलायंस से उन्होंने काफ़ी सारे स्टेट्स को अपने सब्जुगेशन में लिया, बट जो कुछ रह गया था उसके लिए उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड डलहौजी ने, जो कि इसका एक इमीडिएट कॉज भी माना जाता है। इसके अंडर में जो भी रूलर्स थे, द रूलर्स दोज हू नॉट हैव देयर नेचुरल हायर, अगर उनका रूलर्स का अपना खुद का उत्तराधिकारी नहीं है तो उनके स्टेट्स को ब्रिटिशर्स जो हैं अपने एम्पायर में मर्ज कर लेते थे। वो कोई भी अडॉप्टेड सन को उनका नेचुरल हायर नहीं मानते थे। इसके अंडर में 7 स्टेट्स थे जो ब्रिटिशर्स के एम्पायर के सब्जुगेशन में आए, लाइक झांसी, नागपुर, सतारा, संबलपुर एक्सेट्रा। ये 2 ऐसे पॉलिटिकल मेजर्स थे जिन्होंने अब तक तो लोकल मासेस ही एक्सप्लॉयटेड थी, अब रूलिंग पार्टी पे भी, किंग्स पे भी, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे भी ये डायरेक्ट अटैक था ब्रिटिशर्स का। सो दे ऑल्सो टर्न अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नेक्स्ट कॉज इज इकोनॉमिक कॉज। Britishers were always attracted towards the Indian wealth. हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था बहुत पहले। सही भी है, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, आज भी हैं, बट अब चूँकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो ऑब्वियस है कि रिसोर्सेज के अंदर तो डिक्रीज होना ही है। बट उस टाइम पे हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स थे। इंडिया रिच था नेचुरल रिसोर्सेज में, इंडिया रिच था ट्रेजरी में। उसी ट्रेजरी और उसी नेचुरल रिसोर्सेज के लिए ब्रिटिशर्स जो हैं हमारे इंडिया में आए ट्रेडर्स बन के, बट धीरे धीरे उनकी ग्रीड बढ़ती गई और वो अपने स्टेप्स यहाँ पे, अपने होल्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाते गए जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक मेजर्स। वो क्या करते, वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते, अपने कंट्री में लेके जाते, फ्री ट्रेड करते, ना इंपोर्ट ड्यूटी ना एक्सपोर्ट ड्यूटी, वहाँ से अपना गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर करते, वापस लाते और यहाँ के इंडियन मार्केट में हाई प्राइस पे बेचते। इसको कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। ऐसा करके उन्होंने काफ़ी हद तक अमाउंट हमारे इंडिया से शिफ्ट करके अपने इंग्लैंड में रख लिया था। लास्ट मिलिट्री कॉजेस। मिलिट्री Indian soldiers was also not happy with the British army. They were treated very badly. उनको हाई मतलब उनको सेम रैंक नहीं दी जाती थी, हमेशा उनको लो रैंक पे रखा जाता था। वर्किंग कंडीशंस जो उनकी, जो रहने की जो रेजिडेंस कंडीशन थी वो भी फेवरेबल नहीं थी, इल ट्रीटमेंट होता था। सिमिलरली उनको ज़बरदस्ती इंग्लैंड जिस वॉर में, जिस कंट्री के जिस वॉर में इंगेज होता था, ज़बरदस्ती यहाँ से इंडियन सोल्जर्स को वहाँ पे फाइट करने के लिए भेजा जाता था। तो दीज आर सम कॉजेस
which was responsible for the outbreak of 1857 revolt. Finally 31st मार्च 1857 एक डेट डिसाइड किया गया कि यहाँ से हम हमारा रिवोल्ट स्टार्ट करेंगे, और इस डे को बहुत सीक्रेट रखा गया था। बट कुछ ऐसा हैपन हुआ, मतलब कुछ ऐसा हुआ कि ये डेट भी सामने आ गई और ये प्लान भी फेल हो गया। 19 मार्च को, इससे पहले ही 19 मार्च को मंगल पांडे जो कि 19 बैरकपुर छावनी में थे, एक सोल्जर थे, उनको ये चीज़ मालूम हुई कि ये जो कैट्रिजेस हैं, ये जो बंदूक की बारूद है, ये काऊ और पिग के मीट से बनी हुई हैं, उनके फ्लैच से बनी हुई हैं, सुअर और गाय की चर्बी से। उन्होंने सरेआम इसका विरोध किया। उसमें यह था कि उनको मुंह से खोलना होता था, तो उन्होंने सरेआम इसका ओपनली विरोध किया कि मैं इसको मुंह से नहीं खोलूंगा। जब ये मैसेज, जब ये बात और दूसरे जो उनके सैनिक थे, जो सोल्जर्स थे एट प्रेजेंट वहाँ पे, उन लोगों ने भी मतलब उनका साथ दिया और इसका ओपनली विरोध करना शुरू किया। फाइनली विरोध कुछ ऐसा हुआ कि मंगल पांडे ने वहाँ के एट प्रेजेंट जो है ब्रिटिश ऑफिसर वहाँ पे मौजूद था, उसकी हत्या कर दी। फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दी गई। इससे पूरा सीन चेंज हो गया। जहां रिवोल्ट 31 मार्च को स्टार्ट होने वाला था, वहां पे रिवोल्ट फाइनली जाके 10 में मेरठ से स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे और दूसरे जितने भी हमारे शहर थे मेन, जैसे दिल्ली, लखनऊ, झांसी, कानपुर, यहाँ पे ये रिवोल्ट स्प्रेड होता चला गया। जैसे जैसे जजेस को इसकी न्यूज़ मिलती कि ऐसे एक क्रांति है जो देश भर में हो रही है, एक राष्ट्रीयतावाद की फीलिंग है जो पूरे देश भर में फैल रही है, लोग उससे जुड़ते जाते और ये रिवोल्ट धीरे 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 ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया में स्प्रेड हो चुका था। अब रीज़न आता है कि अगर रिवोल्ट इतने मैसिव वे में था, इतने बड़े लेवल पे था और इतने विगोरसली इसको लिया जा रहा था, तो ये फेल क्यों हुआ? इसके भी कुछ रीजंस हैं। जैसे फर्स्ट रीजन है लैक ऑफ रिसोर्सेज। वी इंडियंस हैव द लैक ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास में रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं थे। जो रिसोर्सेज ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थे, मॉडर्न रिसोर्सेज, वो हमारे पास नहीं थे। हमारे पास में वही ट्रेडिशनल रिसोर्सेज थे जो हम लोग यूज़ कर रहे थे, जो कि काफ़ी नहीं थे ब्रिटिशर्स को हराने के लिए। सेकेंडली लैक ऑफ यूनिटी। जब इतने सारे किंग्स, इतने सारे रूलर्स जगह जगह से अपने अपने पार्ट में लड़ रहे हैं, तो एक हमारे पास में लीडरशिप की कमी थी। कोई एक ऐसा रूलर जो इस पूरे रिवोल्ट को गाइड कर सके, जो इस पूरे रिवोल्ट को लीड कर सके। सब अपने में राजा थे, कोई एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं, कोई एक दूसरे का ऑर्डर फॉलो करने को तैयार नहीं, तो एक यूनिटी नहीं थी। हम लड़ रहे थे लेकिन हम ऐसे बिखर के लड़ रहे थे, हम यूं होके नहीं लड़ रहे। थर्ड इज लैक ऑफ एक्सपीरियंस लीडरशिप। हमारे पास में लीडरशिप तो थी, वो भी मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड, लेकिन वो भी एक्सपीरियंस नहीं थी। अगर सिर्फ तांत्या टोपे और महारानी लक्ष्मीबाई को छोड़ दें, अगर उनको उनके अलावा एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट, हमारे पास में कोई ऐसा लीडर नहीं था जो बहुत हाईली एक्सपीरियंस्ड हो इतनी बड़ी रिवोल्ट को, इतनी बड़ी क्रांति को संभालने के लिए। और उसी तरफ ब्रिटिशर्स के पास में उनके एक से एक एक्सपीरियंस जनरल्स थे जो इंडिया में ही नहीं, इंडिया जैसे और ऐसे बहुत रिवोल्ट देख चुके थे अपनी लाइफ में। लास्ट इज सेकेंड लास्ट इज लैक ऑफ मॉडर्न वेपन्स। हमारे पास में वही सारे वेपन्स थे, वही ट्रेडिशनल वेपन्स, बोज, एरोज, स्वॉर्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उन लोगों के पास में पूरे उस टाइम के, जब ब्रिटिशर्स एग्जिस्ट कर रहे थे, जब ये टाइम चल रहा था 1857 रिवोल्ट, उस टाइम के जो भी मॉडर्न वेपन्स थे वो ब्रिटिशर्स के हाथों में थे, लाइक गन पाउडर्स, कैनन्स, जो भी
उस टाइम के। तो हमारे पास में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि हम लोग ट्रेडिशनल वेपन से लड़ रहे थे। लास्ट, लैक ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हमारे पास में इंजन्स का, या हम कह लें कि हमने अभी तक मोटर्स का यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया था, हमने अभी तक टेलीग्राफ का यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया था। हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वही ट्रेडिशनल थे कि हॉर्स राइडर जाएगा, वो 7 दिन में है ना वहाँ पे पहुँचेगा, जब तक तो पीछे सारा काम ही हो जाता है। तो हमारे पास में प्रॉपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था जो फास्टेस्ट न्यूज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सके। So these are some causes of the failure of 1857 revolt. That's all for today. Thank you.